बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मौज़म खान लोधी है और मैं आपको CPI के करंट अफेयर एनालिसिस में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आजकल की न्यूज़ के मुताबिक सूडान के अंदर एक क्राइसिस चल रहा है और उस क्राइसिस के अंदर अभी तक की न्यूज़ के मुताबिक 512 के करीब लोग जहां भाग हो चुके हैं एंड मोर देन 10,000 पीपल हैव बीन वुंडेड। और अब तक की लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक मोर देन 200 पाकिस्तानीज हैव बीन इवैक्यूएटेड और वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। ये सिचुएशन क्या चल रही है और सूडान के अंदर ये क्या मसला चल रहा है, आज की वीडियो हम उसी के बारे में बना रहे हैं। नाज़रीन, सूडान के बारे में थोड़ा सा समझते चलते हैं कि सूडान अफ्रीका का थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। अगर अल्जीरिया की बात करें और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात करें तो ये पहले दो बड़े कंट्रीज हैं जो कि अफ्रीका के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। 2011 से पहले सूडान अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री हुआ करता था, लेकिन 2011 में सूडान के दो टुकड़े हो गए। एक मुल्क सूडान रह गया जिसका कैपिटल खार्तूम है और उसके अंदर से एक और मुल्क सेपरेट हुआ जिसका नाम साउथ सूडान था जिसका कैपिटल जूबा है। अब करंट एनालिसिस की तरफ जाने से पहले और करंट सिचुएशन को समझने से पहले यह बहुत जरूरी है कि हमें सबसे पहले यह समझ आए कि सूडान के दो टुकड़े क्यों हुए थे और सूडान की हिस्ट्री क्या है। नाज़रीन, 7th सेंचुरी के अंदर जब मुसलमान इस एरिया के अंदर पहुंचे तो मुसलमानों ने इस एरिया को बिलादुल सूडान का नाम दिया। अरबिक जुबान के अंदर बिलादुल सूडान द लैंड ऑफ ब्लैक्स को कहा जाता है। यहां के लोगों को उनकी रंगत की वजह से इस एरिया का नाम लैंड ऑफ ब्लैक्स पड़ गया। और क्योंकि ये बिल्कुल इजिप्ट के नीचे मौजूद है और जिसकी वजह से आपके पास मेजॉरिटी जो अरब मुल्कों से जो लोग आ रहे थे वो इजिप्ट के रास्ते सूडान की तरफ पहुंचते थे, तो ज्यादातर अरब जो लोग थे वो सूडान की नॉर्थ साइड में सेटल होना शुरू हो गए और जो सूडान की साउथ साइड थी वहां पर ज्यादातर क्रिश्चियन लोग जो थे वो सेटल्ड थे। और वो क्रिश्चियन लोग वो थे या जो कि ट्रेडिशनली ब्लैक सूडानीज थे या उसके अलावा वो रिलीजन फॉलो किया करते थे जो सूडान के लोग बहुत पुराना रिलीजन कोई फॉलो करने वाले लोग थे। तो यानी प्राइमरली आइदर दे वर क्रिश्चियंस और दे वर फॉलोइंग दोज रिलीजन्स व्हिच द सूडानीज पीपल वर फॉलोइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आहिस्ता आहिस्ता होना यह शुरू हुआ कि नॉर्थ के अंदर क्योंकि अरेबिक लोगों का जो है वो आना ज्यादा हो गया, इसकी वजह से अरेबिक लोग जो है वो सेटल ज्यादा होना शुरू हो गए। दरियाई नील के साथ साथ खार्तूम के करीब जाकर वहां पे सेटल होना शुरू हो गए, तो वहां पर अरेबिक लोगों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई और इस्लाम सूडान के अंदर फैलना शुरू हो गया। तो जब जैसे जैसे अरेबिक लोग वहां पर सेटल होना शुरू हुए तो जो मुकामी सूडानीज थे उनको रियलाइज हुआ कि जो उनका अपना कल्चर है वो अरेबिक इंटरवेंशन की वजह से वो अपना कल्चर जो है वो खो चुके थे। उनका रिलीजन फर्क था, उनके ट्रेडिशंस फर्क थे, लेकिन अरेबिक जो है वो इंटरवेंशन की वजह से वो सारे का सारा ट्रेडिशन भी चेंज होता जा रहा था। और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा ही हुआ कि अरेबिक कल्चर डोमिनेट करना शुरू हो गया और सूडान के अंदर अरबियों ने हुकूमत ज़्यादा जो है वो एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी और उससे सप्रेशन ऑन दोज पीपल ज़्यादा होना शुरू हो गया जो कि मुकामी सूडानीज एग्जिस्ट किया करते थे। अब जबकि आपको यह बात पता है कि सूडान एक दौर के अंदर ब्रिटिश कॉलोनी भी हुआ करता था, तो ब्रिटिश ने 1956 के अंदर जाके सूडान को आज़ाद किया। लेकिन उससे पहले की बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है नाज़रीन कि सूडान का कैपिटल खार्तूम जो है वो एक स्लेव ट्रेड के तौर पे एक एरिया के तौर पे बहुत मशहूर था। बल्कि ये कहा जाता है कि खार्तूम को एस्टैब्लिश ही किया गया था स्लेव ट्रेड की खातिर। तो आहिस्ता आहिस्ता वहां पर स्लेव ट्रेड होना शुरू हो गई और वो लोग जो है जो स्लेव ट्रेड के जरिए जो लोग वहां से जो है वो आजाद हुआ करते थे, जब वहां पर खरीदे जाते थे, वो साउथ सूडान के अंदर सेटल होना शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता अरबियों ने वहां पर अपनी हुकूमत बनाना शुरू कर दी और सप्रेस करना शुरू किया साउथ सूडान के लोगों को। तो साउथ सूडान के लोगों ने अपने राइट्स के लिए एहतजाज करना शुरू किया और उस एहतजाज की वजह से सूडान के अंदर दो सिविल वॉर्स भी हुई। एक 1955 के अंदर सिविल वॉर हुई, दूसरी 1980s के अंदर स्टार्ट हुई और 2005 में जाके खत्म हुई। इसी तरह ये जो सेकंड आपके पास सिविल वॉर हुई सूडान के अंदर, इस सेकंड सिविल वॉर के बाद जाकर 9 जुलाई 2011 को साउथ सूडान एक सेपरेट कंट्री जो है वो बन गया। इस सारी की सारी सूरत हाल को के अंदर यह बताना बहुत ज्यादा जरूरी था कि सूडान के अंदर का जो कल्चर है वो इस तरह का कल्चर था कि वहां पर कहीं ना कहीं अरब ट्रेडिशंस भी एग्जिस्ट करती थी और मुकामी सूडानीज लोग भी एग्जिस्ट किया करते थे। और आज का जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, जो क्राइसिस सूडान में एग्जिस्ट कर रहा है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की वजूहात भी एग्जिस्ट करती हैं। तो नाज़रीन, करंट सिचुएशन को बेहतर समझने के लिए आपको सबसे पहले सूडान का ओवरऑल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। सूडान के अंदर जो हेड ऑफ द स्टेट है जिसको प्रेसिडेंट कहा जाता है, उसके लिए असूल यह है कि वो करंट जो प्रेसिडेंट होगा वो कोई सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर भी हो सकता है और उसके अलावा वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी ताल्लुक रख सकता है। 1989 में जब उमर अल बशीर
सुडान के प्रेसिडेंट बने तो उमर अल बशीर उस टाइम ब्रिगेडियर के ओहदे पर फाइज थे सुडान की फोर्स के अंदर, और उन्होंने मार्शल लॉ लगाया और 1989 के अंदर उन्होंने सुडान के अंदर मार्शल लॉ लगाकर वहां की प्रेसिडेंटशिप अपने पास कर ली। और जिस टाइम उमर अल बशीर ने वहां की प्रेसिडेंटशिप अपने पास की, उस टाइम सुडान के अंदर प्राइम मिनिस्टर का ओहदा भी हुआ करता था, और उमर अल बशीर ने अपने उस ओहदे को, अपनी पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के उस ओहदे को खत्म कर दिया। उमर अल बशीर 1989 से लेकर 2019 तक यानी 30 साल सुडान के प्रेसिडेंट रहे, और सुडान का ये जो प्रेसिडेंट था उमर अल बशीर, इसी के दौर के अंदर जो है वो सुडान के अंदर जो है वो दो टुकड़े भी हुआ सुडान, यानी 2011 के अंदर, और सुडान के अंदर जो है वो सिविल वॉर भी चलती रही। लेकिन 2019 के अंदर क्या हुआ कि सुडान के अंदर एक फिर मार्शल लॉ लगा और अब्दुल फतेह अल बुरहान ने उमर अल बशीर की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। अब यहां पर यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब्दुल फतेह अल बुरहान जो इस वक्त करंट प्रेसिडेंट भी हैं सुडान के, जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया 2019 में, उनको अपॉइंट भी उमर अल बशीर ने किया था। सिर्फ 2 माह पहले उनको अपॉइंट किया था और 2 माह के बाद ही उन्होंने वहां पे मार्शल लॉ लगा दिया। अब मार्शल लॉ उन्होंने इसलिए भी लगा दिया क्योंकि जाहिर बात है उमर अल बशीर खुद भी मार्शल लॉ के जरिए आए थे, और उन्होंने जिसको अपॉइंट किया वो भी मार्शल लॉ के जरिए वहां पे पावर के अंदर आ गए। इस पॉइंट को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि उमर अल बशीर जो कि प्रेसिडेंट थे और अब्दुल फतेह अल बुरहान, इनकी तो समझ आ गई कि इनका आपस में ताल्लुक क्या था। ये मोहम्मद हमदान दगालो इस पूरे के पूरे सिचुएशन के अंदर कहां पर आते हैं, इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नाज़रीन, सुडान को अगर आप उसका मैप अपने सामने अंडरस्टैंड करें, देखें, तो आपको नजर आएगा कि सुडान के वेस्ट के अंदर एक दारफोर का इलाका है, और दारफोर के अंदर 2003 के अंदर एक बहुत बड़े इंसिडेंट हुआ था, और उसके अंदर एक बहुत बड़ा एक जो है वो मिलिट्री क्राइसिस वहां पर आ गया था, और मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो एग्जिस्ट किया था दारफोर के अंदर। और यूनाइटेड नेशंस ने दारफोर के इस क्राइसिस को द वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस भी डिक्लेयर किया, और उसमें कहा जाता है कि मोर देन 200,000 पीपल डाइड। वहां पर हुआ यह था कि दारफोर का इलाका क्योंकि काफी सप्रेस्ड है, और वहां के लोग जो थे अपने राइट्स के लिए जो एहतजाज कर रहे थे, तो उन्होंने अपने राइट्स के एहतजाज करने के लिए जो खार्तूम की तरफ जो है पॉलिटिकल एलीट एग्जिस्ट करती थी, उनकी एग्जिस्टेंस और उनके रूल को चैलेंज करना शुरू किया, और कहा कि हमें जो है वो पावर जो है वो मिलनी चाहिए, हमें भी पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, हमें भी इकोनॉमिक राइट्स मिलने चाहिए। उमर अल बशीर इस वक्त 2 चीजों में मसरूफ थे। बात है 2003 की। याद रखिए 2003 के अंदर सुडान के अंदर साउथ सुडान की और नॉर्थ सुडान की लड़ाई भी चल रही है। जब साउथ और नॉर्थ सुडान की लड़ाई चल रही थी तो दारफोर की इस इंसर्जेंसी को काउंटर करने के लिए उमर अल बशीर ने एक नई फोर्स जो है वो क्रिएट की, एक नया मलेशिया क्रिएट किया जिसको जंजवीद कहा जाता था। उस जंजवीद मलेशिया के अंदर से एक आरएसएफ निकला जिसको रैपिड सपोर्ट फोर्सेस कहा जाता है, जिसको अब्दुल फतेह अल बुरहान के मुकाबले में जो इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट एग्जिस्ट करते हैं मोहम्मद हमदान दगालो, वो आरएसएफ को लीड किया करते थे। तो इससे हमें समझ आती है कि आरएसएफ जो है वो बेसिकली दारफोर के उस इंसिडेंट से, उस पॉलिटिकल सिचुएशन से, उस मिलिट्री सिचुएशन से निकली, जिसको कंट्रोल करने के लिए उमर अल बशीर ने एक सेपरेट पहला मिलिट्री फोर्स जो है वो क्रिएट की, क्योंकि उनकी अपनी मिलिट्री जो थी वो साउथ सुडान के अंदर मसरूफ थी। नाज़रीन, जैसा कि हमने समझा कि मोहम्मद हमदान दगालो और अब्दुल फतेह अल बुरहान कैसे सारे के सारे सिनेरियो के अंदर इकट्ठे हुए, तो अब चलते हैं इस सारे के सारी सिचुएशन को मजीद थोड़ा सा इन डिटेल डिस्कस करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उमर अल बशीर जो कि सुडान के प्रेसिडेंट बने 1989 में कू करके मार्शल लॉ लगाकर वहां पर सुडान के अंदर, तो एक जो मिलिट्री ऑफिसर था उसको खुद भी ये रियलाइज हुआ कि अगर मैं मिलिट्री कू करके सुडान के अंदर पावर हासिल कर सकता हूं तो कोई एक और फौजी भी तो मिलिट्री कू करके पावर हासिल कर सकता है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर अब्दुल फतेह अल बुरहान, जिसको उमर अल बशीर ने जो है वो सुडान की आर्म्ड फोर्सेस का जो है वो सरबराह बनाया था, उसकी पावर को कम करने के लिए कि वो इतना पावरफुल हो ही ना कि वो मिलिट्री कू करे, उमर अल बशीर ने एक पैरामिलिट्री फोर्स यानी कि आरएसएफ के हेड मोहम्मद हमदान दगालो को सपोर्ट करना शुरू किया। और उसने ये सोचा कि क्योंकि सुडान की मिलिट्री 2 हिस्सों में डिवाइडेड होगी, सुडान की मिलिट्री के अंदर 2 जर्नैल एग्जिस्ट करेंगे, अगर मोहम्मद हमदान दगालो जो है वो मिलिट्री कू करने की कोशिश करेगा तो अब्दुल फतेह अल बुरहान उसको रोकेगा, और अगर अब्दुल फतेह अल बुरहान मिलिट्री कू करने की कोशिश करेगा तो मोहम्मद हमदान दगालो उसको रोकेगा। तो इसके लिए उसने इस सारी के सारी सिचुएशन के अंदर अपनी पावर को एनहांस करने के लिए उसने मोहम्मद हमदान दगालो को सपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि यमन क्राइसिस के अंदर सुडान ने सऊदी अरेबिया के बिहाफ के ऊपर यमन में जाके वॉर करनी स्टार्ट की,
और जब यमन में जाके वॉर करनी स्टार्ट की तो मोहम्मद हमदान दगालो की आरएसएफ की फोर्स जो थी वो भी यमन में जाके जो है वो लड़ रही थी यमनियों के खिलाफ, और दूसरी तरफ सुडान की अपनी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर मोहम्मद अब्दुल फतेह अल बुरहान वो भी लड़ रहे थे। यानी अब्दुल फतेह अल बुरहान सुडान की आर्म्ड फोर्सेस से और मोहम्मद हमदान दगालो आरएसएफ की फोर्सेस को लेकर यमन में फाइट कर रहे थे। वहां पर इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन हुआ और वहां पर इनकी दोस्ती हुई, और वहां पर इन्होंने आपस में बैठकर डिसाइड किया कि क्यों ना हम वापस जाकर उमर अल बशीर की गवर्नमेंट को खत्म करें और खुद सुडान को रूल करें। तो ऐसा ही हुआ कि जैसे अब्दुल फतेह अल बुरहान को आर्मी चीफ बने सिर्फ 2 माह ही हुए थे कि उसने अगस्त 2019 में सुडान में वापस आकर मोहम्मद हमदान दगालो के साथ मिलकर वहां पर मार्शल लॉ लगाया और खुद सुडान का प्रेसिडेंट बन गया और मोहम्मद हमदान दगालो को सुडान का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। तो नाज़रीन, अब आप सोच रहे होंगे कि ये दो बेहतरीन दोस्त जो एक जो है वो प्रेसिडेंट बन गया और एक वाइस प्रेसिडेंट बन गया, ये अब आपस में क्यों लड़ रहे हैं। इसको समझने की जरा कुछ जरूरत है कि 2019 के अंदर अगस्त के अंदर जब अब्दुल फतेह अल बुरहान ने मार्शल लॉ लगाया, तो मार्शल लॉ लगाने के बाद जारी बात है वो मुल्क का प्रेसिडेंट बन गया। तो मुल्क के प्रेसिडेंट बनने के बाद उसने बैरूनी मुल्क दौरे करने शुरू किए। जब बैरूनी मुल्क दौरे करने शुरू किए तो मेजॉरिटी उन मुल्कों के अंदर उसने दौरे करने शुरू किए जो कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे। फॉर एग्जाम्पल, ये ऑन रिकॉर्ड है कि अब्दुल फतेह अल बुरहान ने माइक पॉम्पियो से भी मुलाकात की, अब्दुल फतेह अल बुरहान युगांडा के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू से भी मुलाकात की अब्दुल फतेह अल बुरहान ने। इस तरह इसका मतलब यह है कि उसने इसराइल के साथ भी अपने ताल्लुकात को बेहतर करना शुरू किया, उसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी अपने ताल्लुकात को बेहतर करना शुरू किया। लेकिन नाजरीन, आप ये समझिए कि ये दोनों ममालिक जो हैं ये दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। सो फॉर सुडान टू लुक मोर डेमोक्रेटिक, अब्दुल फतेह अल बुरहान ने यह सोचा कि मैं काम करता हूं कि मैं एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता हूं सुडान के अंदर, एक ऐसा जो है वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करता हूं जो कि दूर से लगे कि वो एक डेमोक्रेटिक है। तो उसने एक ट्रांजिशनल सॉवरेनिटी काउंसिल बनाई। उस ट्रांजिशनल सॉवरेनिटी काउंसिल के अंदर शुरू के अंदर अब्दुल फतेह अल बुरहान ने 11 लोगों को रखा। उसमें 5 मिलिट्री ऑफिसर्स, 5 जो थे वो सिविल पॉलिटिकल जो पार्टीज के लोग थे, और एक शख्स जो था वो 5 मिलिट्री ऑफिसर्स ने और 5 सिविल पॉलिटिकल जो पार्टीज के लोग थे उन्होंने मिलकर अपॉइंट करना था। ये 11 लोग जो थे इन्होंने ट्रांजिशनल सॉवरेनिटी काउंसिल बनाई और ये 11 लोग जो थे सुडान को रूल करना शुरू हुए। 39 मंथ्स के लिए यह ट्रांजिशनल सॉवरेनिटी काउंसिल को बनाया गया और उसमें यह डिसाइड हुआ कि उस 39 मंथ्स के अंदर पहले 21 मंथ्स जो हैं वो मिलिट्री रूल करेगी और बाकी 18 महीने जो हैं वो आपकी सिविल गवर्नमेंट रूल करेगी। मिलिट्री का ये जो रूल था ये नवंबर 2021 में इसके जो है वो 21 महीने पूरे होने थे, लेकिन क्योंकि नवंबर 2021 के अंदर 21 महीने पूरे होने लगे थे और मिलिट्री रूल खत्म होने लगा था और ये फिर सिविल रूल की तरफ जाने लगे थे, अब्दुल फतेह अल बुरहान ने दोबारा मिलिट्री कू किया और वो पॉलिटिकल लोग जो कि अब 18 महीने के लिए रूल करने लगे थे उन सबको जेल में डालकर एक और मिलिट्री कू करके दोबारा सुडान के ऊपर कब्जा कर लिया। क्योंकि अब्दुल फतेह अल बुरहान कभी भी नहीं चाहता था कि जो रूल है सुडान का वो कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ जो है वो मूव करे। इस सारे के सारी सिचुएशन के अंदर जब उसने ट्रांजिशनल सॉवरेनिटी काउंसिल बनाई, खुद उसका चेयर बना मोहम्मद हमदान दगालो को उसका वहां पर भी वाइस चेयर बनाया उसने। अब यहां पे आप फिर क्यूरियोसिटी का शिकार हो गए कि इतना अरसा दोनों साथ रहे और अब जाकर दोनों आपस में लड़ना शुरू कर दिया, तो ऐसा हुआ क्या। तो नाज़रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए कि हुआ यह कि 2021 में जब मोहम्मद अब्दुल फतेह अल बुरहान ने मार्शल लॉ लगाया तो मार्शल लॉ लगाने के बाद उसने सुडान की इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर उन लोगों को रीइंस्टेट करना शुरू किया जो किसी दौर के अंदर उमर अल बशीर यानी सुडान के पहले प्रेसिडेंट के करीब रहा करते थे। यह बात मोहम्मद हमदान दगालो को बहुत बुरी लगी। इसलिए बुरी लगी क्योंकि वो लोग जो कि किसी दौर के अंदर उमर अल बशीर के करीब थे, अब वो अगर गवर्नमेंट के अंदर आएंगे, वो पावर में आएंगे, वो कभी भी मोहम्मद हमदान दगालो की बात नहीं सुनेंगे। क्योंकि जब मोहम्मद हमदान दगालो आरएसएफ का लीडर हुआ करता था तो उमर अल बशीर ने मोहम्मद हमदान दगालो को सपोर्ट किया था ताकि वो जो है वो सुडान की आर्मी चीफ के खिलाफ यानी अब्दुल फतेह अल बुरहान के खिलाफ जो है एक्शन ले। लेकिन मोहम्मद हमदान दगालो ने उमर अल बशीर को बिट्रे किया था। इसलिए मोहम्मद हमदान दगालो को यह शक था कि क्योंकि मैंने उमर अल बशीर को बिट्रे किया है, इसीलिए उसके तमाम साथी अब मेरी बात नहीं मानेंगे, बल्कि वो बात किसकी मानेंगे, वो बात मानेंगे अब्दुल फतेह अल बुरहान की। यहां से एक वो मिसट्रस्ट का बीज जो है वो स्टार्ट हुआ जिसकी वजह से आज का करंट क्राइसिस जो है वो सुडान के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने समझा कि अब्दुल फतेह अल बुरहान ने जैसे उमर अल बशीर के दौर के लोगों को रीइंस्टेट करना शुरू किया, तो इससे मोहम्मद हमदान दगालो को शक पैदा हुआ कि हो सकता है कि अब्दुल फतेह अल बुरहान जानबूझकर ऐसे लोगों को रीइंस्टेट कर रहा है जो कि नफरत करते हैं मोहम्मद हमदान दगालो के साथ,
और इनकी नफरत को मजीद हवा दी जाएगी और हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर अब्दुल फतेह अल बुरहान मोहम्मद हमदान दगालो को ही सिस्टम से निकाल दे। इस सिस्टम से बचने के लिए, इस सिचुएशन से बचने के लिए मोहम्मद हमदान दगालो ने क्या करना शुरू किया? उसने पब्लिक रूल गेम करनी शुरू की। उसने अवाम के अंदर अपने आप को बेहतर साबित करने की जो है वो ठान ली और उसने दारफोर के इलाके से स्टार्ट किया जहां पर वो एक मिलिट्री ऑपरेशन कर चुका था। वहां के जो लोग थे जो वहां पर लड़ रहे थे, वहां के मलेशियास के साथ उसने अपना अलायंस बनाना शुरू किया, वहां के मुकामी लोगों के साथ उसने अलायंस बनाना शुरू किया और उनको यह कहा कि अगर आप मेरे साथ रहें तो हम खार्तूम के अंदर बैठे पॉलिटिकल एलीट ऑफ सूडान को यहां से निकालेंगे। आहिस्ता आहिस्ता उसने सारी की सारी सिचुएशन के अंदर अवाम के सेंटिमेंट्स को उभारना शुरू किया और अवाम को अपने साथ रखना शुरू किया। जब अब्दुल फतेह अल बुरहान यानी सूडान की आर्म्ड फोर्सेस के चीफ को यानी प्रेसिडेंट ऑफ सूडान को पता चला कि मोहम्मद हमदान दगालो ये पब्लिक रूल गेम कर रहा है, तो उसने सोचा कि इस सारी सिचुएशन से बचने का सिर्फ एक तरीका है कि मोहम्मद हमदान दगालो की आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को सूडान की अपनी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जो है वो मिक्स कर दिया जाए। इससे होगा ये कि जब मोहम्मद हमदान दगालो के पास पावर ही नहीं होगी, उसकी फोर्सेस जो हैं वो सूडान की आर्म्ड फोर्सेस के अंदर मर्ज हो चुकी होंगी, तो मोहम्मद हमदान दगालो के पास कोई चांस नहीं होगा, कोई पावर नहीं होगी कि वो किसी किस्म का मार्शल लॉ लगाए या एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल बुरहान के खिलाफ जाए। लेकिन यह बात जो है ये अल्टीमेटली बुरी लगी मोहम्मद हमदान दगालो को और मोहम्मद हमदान दगालो ने 15 अप्रैल 2023 को इस सारी की सारी सिचुएशन के खिलाफ एहतजाज करते हुए खार्तूम के अंदर उसके फोर्सेस ने, आरएसएफ की फोर्सेस ने फायरिंग शुरू की और वो फायरिंग अभी तक जो है वो जारी है। तो नाजरीन, ये तो मुकामी सिचुएशन समझ आ गई हमें। क्या इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर कोई इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट भी मौजूद है? जी हां, इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट भी मौजूद है। याद रखिए कि जब जब सूरत हाल कुछ मुमालिक में खराब होगी, जैसा कि अफ्रीकन कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं हमें नजर आएगा कि इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अगर हम एक तरफ देखें कि अब्दुल फतेह अल बुरहान ने माइक पॉम्पियो से मुलाकात की, अब्दुल फतेह अल बुरहान ने बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की, तो दूसरी तरफ हमें नजर आता है कि मोहम्मद हमदान दगालो बीइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सूडान वो रशिया के ट्रिप पे गया और उस रशिया के ट्रिप पे जाके उसने रशियन प्रेसिडेंट के साथ और वहां के मुकामी ऑफिसर्स के साथ ये अलायंस फाइनल किया कि सूडान का जो पोर्ट सूडान है वहां पर रशिया को अलाउ होगा कि रशिया अपनी नेवल बेस बना ले। यानी सूडान का वो पोर्ट जो रेड सी की तरफ लगता है वहां पर रशिया को एक नेवल बेस बनाने की इजाजत मिल गई। अगर रशिया वहां पर नेवल बेस बनाता है तो इसका मतलब यह हुआ कि रशिया को डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा टू द इंडियन ओशन। और उस एग्रीमेंट के अंदर यह बात भी शामिल थी कि उस नेवल बेस के अंदर रशिया जो है 300 के करीब अपनी फोर्सेस को रख सकता है और न्यूक्लियर आर्सनल्स भी वहां पर प्लेस कर सकता है। तो अगर एक तरफ रशिया को सूडान, पोर्ट सूडान के ऊपर नेवल बेस बनाने की इजाजत दे रहा है मोहम्मद हमदान दगालो के पर्सपेक्टिव के अंदर, दूसरी तरफ आपको जो है वो अब्दुल फतेह अल बुरहान बीइंग प्रेसिडेंट एंड बीइंग द लीडर ऑफ सूडान आर्म फोर्सेस वो जाकर माइक पॉम्पियो और बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात कर रहा है। यानी एक तरफ प्रेसिडेंट अमेरिका के साथ मुलाकात कर रहा है और वाइस प्रेसिडेंट सूडान का वो जाके रशिया के साथ मुलाकात कर रहा है और दोनों अपना अपना एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर बैकडोर सिचुएशन के अंदर रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी एक गेम जो है वो नजर आती है कि जिसके अंदर हमें यह समझ आती है कि अगर रेड सी के ऊपर रशिया को एक नेवल बेस मिलती है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा, क्योंकि उनका जो एक पूरे का पूरा जो हेजेमनी उन्होंने क्रिएट की हुई है इंडियन ओशन के ऊपर वो काउंटर हो सकती है। इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शायद कभी भी नहीं चाहेगा कि रशिया जो है वो नेवल बेस बना ले अपनी, कहां पर? सूडान के अंदर। तो नाज़रीन, ये थी सिचुएशन सूडान की और सूडान की सिचुएशन के अंदर हमें समझ आया कि मोहम्मद अब्दुल फतेह अल बुरहान और मोहम्मद हमदान दगालो आपस में जो है वो लड़ क्यों रहे हैं, जिसके पीछे हमें थोड़ी सी हिस्ट्री को भी देखा और हमने इसको भी देखा कि इसमें क्या कोई इंटरनेशनल सिचुएशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। इस सारी के सारी सिचुएशन के अंदर नाज़रीन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि दो पावरफुल लोगों की लड़ाई के अंदर जो लोग मर रहे हैं वो मुकामी सूडानीज हैं। वहां पे पाकिस्तानियों को तो वैक्यूएट करा लिया गया है, बाकी नेशनलिटीज के लोगों को भी वैक्यूएट कराया गया है, लेकिन सूडान के लोग अभी भी इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हैं। मे अल्लाह प्रोटेक्ट देम। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू अस और प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज वेट फॉर अदर वीडियोज एज वेल। थैंक यू वेरी मच।